गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम तापमापी पढ़ रहे थे, तापमापी विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनसे हम किस तरह से ताप माप कर सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले इस क्रम में हम देखते हैं द्रव तापमापी। द्रव तापमापी, द्रव तापमापी के अंतर्गत हम पारा, मरकरी का उपयोग करते हैं। क्यों? कि इसका जल की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है। दूसरी चीजें, इसकी ऊष्मा चालकता अधिक और ऊष्माधारिता कम होती है। ऊष्मा चालकता अधिक, ऊष्माधारिता कम, द्रव की जल की अपेक्षा प्रसार अधिक, इसलिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पारे का। इसकी तापमापन सीमा -50 से, जिसे हम इसको लिख सकते हैं हिमांक और इसको लिख सकते हैं भाप बिंदु। अगला पॉइंट है, अगर इसकी जगह अपन एल्कोहल उपयोग में लाएं तो ताप सीमा में परिवर्तन होगा, जो -80 डिग्री हिमांक पे और 350 डिग्री भाप बिंदु पर। बेटा ध्यान रहे, इसे ज्ञात करने के लिए, तापमापन ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। L - L0 L100 - L0 इंटू या T = 273.16 L/L TR के। इस तरह से हम तापमान की गणना कर सकते हैं। तो द्रव तापमापी के जस्ट आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं गैस तापमापी। अगला पॉइंट है गैस तापमापी। पॉइंट, द्रव की अपेक्षा अधिक सुग्राही, द्रव की अपेक्षा प्रसार अधिक होता है। तीसरा पॉइंट, तापमापक पदार्थ गैस होता है। यह कह सकते हैं कि ऐसा तापमापी जिसके अंदर तापमापक पदार्थ गैस हो, गैस तापमापी कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक नियत दाब पर
गैस तापमापी एक नियत आयतन पर गैस तापमापी। इन दोनों को अपन देखते हैं। सबसे पहले नियत दाब पर गैस तापमापी। दूसरा पॉइंट है नियत आयतन पर गैस तापमापी। पहला पॉइंट है इसका सिद्धांत। इसका सिद्धांत है जब दाब नियत है तो V प्रोपोर्शनल T, और इसके लिए हम ताप निकालेंगे T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू V माइनस V0, V100 माइनस V0 इंटू आधुनिक पर T बराबर 273.16 V/VTR केल्विन। ठीक इसी तरह से हम नियत आयतन पर गैस तापमापी का सिद्धांत P प्रोपोर्शनल T, यहाँ V नियत, इसका ताप ज्ञात करने के लिए इस तरह से, और T इक्वल टू 273.16, जहाँ ये त्रिक बिंदु है, जहाँ ठोस द्रव गैस तीनों सामान्य अवस्था में होते हैं या एक ही अवस्था में होती हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं प्रतिरोध तापमापी। प्रतिरोध तापमापी में हम प्लेटिनम का उपयोग करते हैं, क्योंकि इस प्लेटिनम का प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है और इसका गलनांक भी अधिक होता है। इस वजह से हम प्लेटिनम धातु का उपयोग करते हैं अन्य धातु की अपेक्षा। इसके लिए सूत्र T डिग्री सेंटीग्रेड R और
T इक्वल टू 273.16 R/RTR इंटू केल्विन। इस तरह से हम इनका इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के ताप को ज्ञात कर सकते हैं। बेटा आगे बढ़ते हैं। इनका सूत्र तो हमने लिख लिया, याद कर लिया। एक्चुअली इनका उपयोग कहाँ होगा? हम जैसे कंपटीशन में बैठते हैं, कंपटीशन में थ्योरी के कुछ 2-4 क्वेश्चन, शेष क्वेश्चन अपन को आंकिक बेस न्यूमेरिकल पर आधारित होते हैं, जिनको अच्छे से हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। चलें इस पर हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे हो। एग्जाम्पल, जैसे एक नियत आयतन, एक नियत आयतन पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दाब क्रमशः 39 या अपन लिख सकते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, या दाब क्रमशः 50 cm और 100 cm। यदि दाब तुल्यांक 60 cm हो तो ताप की गणना कीजिए। ताप की गणना कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हम इसको अपने पास क्या दिया है, हल करते समय देखें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 cm और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 cm दाब तुल्यांक है, और इस 60 cm दाब तुल्यांक के लिए ताप की गणना करनी है। तो चलें सूत्र का इस्तेमाल बेटा करो। बात नियत आयतन पर है तो हम P प्रोपोर्शनल T सिद्धांत से T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू P माइनस P0 P100 माइनस P0 इंटू 100 सॉल्व करते हैं। 60 माइनस 50, 100 माइनस 50 इंटू 100, 10/50 इंटू 100 कैंसिल, अर्थात 10 दूना 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसका दाब तुल्यांक कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जैसे अपन यहाँ बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल, क्वेश्चन में क्या है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध
क्रमशः 40 ओम तथा 80 ओम है। तब 60 ओम प्रतिरोध के लिए ताप की गणना। फिर वही T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर R माइनस R0 R100 R0 इंटू 100, जिसको अपन लिखेंगे 60 माइनस 40 80 माइनस 40 इंटू 100, जिससे 20/40 इंटू 100, 20 दूना 40 अर्थात 100/2 को अपन लिख सकते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना होगा 60 ओम। इस तरह के सवाल हम कर सकते हैं। जैसे इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार, जैसे हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हम देखते हैं अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि उसमें प्रसार जरूर हो। किसी वस्तु को गर्म करने पर अवस्था परिवर्तन ना हो तो प्रसार होता है। अब बेटा प्रसार होगा तो निम्नलिखित बातों पर अपन को अध्ययन करना होगा। एक तो जब ताप क्रम में वृद्धि होगा तो जो अणु हैं अणुओं के कंपनों में वृद्धि होगी। अणुओं के कंपनों में वृद्धि होगी और साथ साथ गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। जब कंपन में वृद्धि होगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो जो अणुओं के बीच औसत दूरी है, अणुओं के बीच औसत दूरी वो भी बढ़ जाएगी। अब जब ये सारी कंडीशन होगी कि ताप क्रम में वृद्धि करेंगे तो अणुओं के कंपनों में वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अणुओं के बीच औसत दूरी बढ़ेगी, तो निश्चित है किसी भी पदार्थ में प्रसार होगा। इन तीनों कंडीशनों में हम देख सकते हैं कि ताप बढ़ाने से यदि परिवर्तित हो रहे हैं तो प्रसार होगा। तो कह सकते हैं यहाँ अतः किसी पदार्थ में ताप वृद्धि करने पर उस पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मीय प्रसार कहते हैं।
अब ऊष्मीय प्रसार की कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे ठोस में ऊष्मीय प्रसार कम और गैस में ऊष्मीय प्रसार अधिक। सबसे बहुत बड़ी चीज़ ये याद रखनी है कि ठोसों में त्रिविमीय प्रसार होता है। हो सकता है त्रिविमीय प्रसार, रेखीय प्रसार, क्षेत्रफलीय प्रसार। अर्थात त्रिविमीय का मतलब रेखीय प्रसार भी हो सकता है, क्षेत्रीय प्रसार भी हो सकता है, आयतनीय प्रसार भी हो सकता है, जबकि गैसों में सिर्फ और सिर्फ आयतनीय प्रसार ही संभव है। आयतनीय प्रसार ही संभव है। हमने बेटा यहाँ चर्चा करी है क्षेत्रीय प्रसार, रेखीय प्रसार, आयतनीय प्रसार। हम एक एक को देखते हैं कि क्षेत्रीय प्रसार क्या है, रेखीय प्रसार क्या है, आयतनीय प्रसार क्या है। तब तक इन पॉइंटों को नोट करो। नंबर 1, रेखीय प्रसार। जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। रेखीय प्रसार कहते हैं। लंबाई में वृद्धि होगी तो उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। जैसे अपने पास एक L लंबाई की धातु की छड़ है। इसको ताप देने के पश्चात इसकी लंबाई बढ़कर अगर इसको L0 लिखते हैं तो L0 प्लस डेल्टा L इक्वल टू L। तो बेटा जो इसकी प्रारंभिक लंबाई है और ये जो प्रसार हो रहा है, इनमें एक संबंध है। वो क्या है कि ये दो बातों पर निर्भर करता है कि जो लंबाई में परिवर्तन है वो प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती और ताप वृद्धि के समानुपाती होता है। तो निश्चित है डेल्टा L इक्वल टू अल्फा L0 इंटू डेल्टा T। यहाँ अल्फा एक नियतांक है जिसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L0 इंटू डेल्टा T।
इस तरह से हम रेखीय प्रसार गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक क्या पढ़ेंगे बेटा? केल्विन इनवर्स या प्रति डिग्री सेल्सियस या सी इनवर्स, जिस तरह से भी अपन, और विमी सूत्र, इसका विमी सूत्र अपन पढ़ेंगे के इनवर्स अदरवाइज थीटा इनवर्स। बट ठीक इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में पदार्थ को गर्म करेंगे, करने पर उसकी लंबाई व चौड़ाई में वृद्धि होती है। उसकी लंबाई व चौड़ाई में वृद्धि होती है, उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक इस तरह से हम देखते हैं अपने पास एक इस तरह से आयताकार वस्तु है या वर्गाकार वस्तु है जिनकी प्रारंभिक लंबाई L0 है और इनमें जो प्रसार हो रहा है वह हो रहा है डेल्टा L का। तो इसको अपन इस तरह से, जब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन होगा तो निश्चित है लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन होने का मतलब है लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन होगा वो क्षेत्रफल कहलाएगा, अर्थात क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। ठीक वही कंडीशन, जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा? तो क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप वृद्धि के समानुपाती होगा। यहाँ इसको हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से निरूपित करते हैं। तो बीटा बराबर होगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, जहां बीटा एक नियतांक है जिसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो इस तरीके से हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को भी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है अपने पास आयतनीय प्रसार गुणांक। आयतनीय प्रसार गुणांक आयतनीय प्रसार गुणांक बेटा ध्यान दो, पदार्थ को गर्म करने पर उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में वृद्धि हो तो उसे आयतनीय प्रसार कहा जाता है।
आयतनी प्रसार कहते हैं। आयतनी प्रसार कहते हैं जैसे किसी गेंद को गर्म करें, अदरवाइज किसी घन को, किसी घनाकार वस्तु को गर्म करें। इस तरह से इन वस्तुओं को गर्म करने से उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में प्रसार होता है, जिसे हम आयतनी प्रसार कहते हैं। ठीक उसी तरह से आयतनी प्रसार किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो उसके जो आयतन में परिवर्तन होगा वो प्रारंभिक आयतन और ताप वृद्धि के समानुपाती होगा। यहाँ ये एक नियत गामा होगा, नियतांक, जिसे गामा से निरूपित करेंगे। इसको हम, यह एक नियतांक है जिसे आयतनी प्रसार गुणांक, आयतनी प्रसार गुणांक कहते हैं। तो गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, इस फॉर्मूले से हम आयतनी प्रसार गुणांक को भी ज्ञात कर सकते हैं। ये उसमें जो परिवर्तन हो किस पे डिपेंड करता है वो बतलाता है। गर्म करने पे इनके तीनों में, और तीनों में परिवर्तन होने का मतलब है किसी वस्तु की आयतन में परिवर्तन होना आयतनी प्रसार गुणांक कहलाता है। तो यहां पॉइंट देखते हैं, प्रसार गुणांकों में संबंध। इन प्रसार गुणांकों में संबंध इस तरह से ध्यान दो, अल्फा संबंध है बीटा संबंध गामा से। अल्फा को अल्फा, बीटा 2 अल्फा के बराबर होता है क्योंकि लंबाई और क्षेत्रफल है, और यहाँ गामा 3 अल्फा के बराबर होता है। तो इसका जो रिलेशन होगा वह 1:2:3। इस तरह से अल्फा, बीटा और गामा का अनुपात होता है 1:2:3। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।